ऑल राइट एवरीवन, आप लोग हेडिंग डालिए। द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा, जैसे नाम से ही अगर आप जाओ तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाई दें। लिखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। Organic molecules which contain only carbon and hydrogen. लिख लिया आपने? अब इनके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखो बेटा, इसके दो पार्ट हैं। एक है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा कौन सा है? साइक्लिक कंपाउंड। देखो, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड फिर साइक्लिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को एक दूसरा नाम भी देते हैं, कोई बताएगा? जिसको बोलेंगे ए साइक्लिक। और साइक्लिक का ही दूसरा नाम होता है एलिसाइक्लिक। साइक्लिक और एलिसाइक्लिक दोनों एक ही टर्म होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साइक्लिक ये है तो एलिसाइक्लिक का मतलब शायद साइक्लिक नहीं हो, साइक्लिक नहीं हुआ उसको ए साइक्लिक बोलते हैं, याद रहेगा। अच्छा जी, अब ये ओपन चेन को भी हम कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ओपन चेन। अब इतना लिख दिया तो कितने लोग कह रहे हैं ये कुछ और नहीं, अल्केन है। क्योंकि भाई ओपन चेन भी हो, सैचुरेटेड भी हो, तो फिर यही बचा ना। क्या फॉर्मूला होता है भाई? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अनसैचुरेटेड, आप मेरे साथ साथ लिखते चलोगे बेटा। अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड को कुछ और नाम भी। सैचुरेटेड, ध्यान से देखो इधर, जो भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें अगर आप मॉलिक्यूलर एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड स्ट्रांग है, कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड स्ट्रांग है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हैं, कहीं से कोई पोलैरिटी भी नहीं दिख रहा है, कोई वीक बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। इसी को, इस वजह से इसको बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं? हाँ जी, डबल एफ होता है शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। लिखिए आप लोग, FINS, पैराफिन्स। ये इसके लैटिन वर्ड का ब्रेकडाउन है। पेरियम का मतलब होता है लेस, एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी, एफिनिटी, एफिनिटी। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो सबसे कम रिएक्टिव है उन्हीं को हम बोलते हैं पैराफिन्स। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इनकी होती है। इसके बाद दूसरा आप समझ जाओगे इस हिसाब से, ओलिफिन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड को क्या नाम देते हैं बेटा? ओलिफिन्स। OLEFINS, ओलिफिन्स। OLE बोला ना, ओलिफिन्स। इसमें सिंगल एफ है।
मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो कभी ये वर्ड आ जाए पैराफिन्स ओलिफिन्स तो समझना एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में बेटा आप पूरा कैटेगरीज बनाते चलो, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल है, एल्कीन CnH2n प्लस 2, एल्काइन CnH2n माइनस 2, सॉरी ये CnH2n होगा, ये CnH2n माइनस। इसके बाद डाइईन्स, डाइईन्स इसका भी फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। अच्छा, डाइईन्स और एल्काइन का फॉर्मूला सेम क्यों है? क्योंकि दोनों में 2 पाई बॉन्ड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका बैकग्राउंड हमने पहले ही क्लियर कर लिया, तो बस फ्लॉलेस तरीके से इसको करते जाना है, ठीक है। डन। नाउ कमिंग टू साइक्लिक पार्ट एवरीबॉडी। साइक्लिक के अंदर अगर आप कैटेगराइजेशन देखोगे तो इसके अंदर है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को साइक्लोअल्केन भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में अगेन 2 पार्ट, एरोमेट नॉन एरोमेटिक, एंटी जो कि बहुत रेयर होते हैं, और ये एरोमेटिक। अच्छा बेटा, एरोमेटिक में भी हमारे सिलेबस में पढ़ना किसके बारे में है? एरोमेटिसिटी जब पढ़ रहे होते हैं तब तो हमने कोई बाउंड्रीज ही नहीं रखी, इतनी सारे चीजों को पढ़ लिया। बट हाइड्रोकार्बन के अंदर एरोमेटिसिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है बेंजीन। बेंजीन और उसके रिएक्शन ही हैं। ये फ्लो चार्ट नोट कर लिया आपने? अब हेडिंग डालो आप, किसके बारे में? अब बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? अल्केन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में बेंजीन के बारे में पढ़ते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। गॉट इट? चलो हेडिंग डालो। चलो हो गया, नोट कर लिया सबने? हेडिंग डालिए आप लोग, अल्केन। देखो, ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ने के 3 सब हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। एक होगा उनका प्रिपरेशन, अल्केन बनाए कैसे, और अल्केन बनाए कैसे पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ अल्केन के रिएक्शंस क्या हैं, और तीसरा जो पार्ट है उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है। और जब सारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा तो एट द एंड उस टॉपिक के कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं ना, यानी एप्लीकेशन पार्ट। तो इतने पार्ट में हम सारे चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, कोई भी टॉपिक हो। तो सबसे पहले इनका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर आएंगे प्रिपरेशन, एंड देन आएंगे केमिकल रिएक्शन। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो प्रिपरेशन पार्ट है कि अल्केन बनाएगा, कहां से बनाओगे भाई? अल्केन को किसी न किसी मॉलिक्यूल से ही तो बनाओगे, यानी वो अल्केन का प्रिपरेशन किसी और फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक को पढ़ाने का एक ये भी तरीका होता है कि सिर्फ बच्चों को हर चैप्टर के रिएक्शंस बताते चले जाओ। जब सारे चैप्टर के रिएक्शन खत्म हो जाएंगे तो प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट सबका प्रिपेयर हो जाएगा। बट अभी क्योंकि आपको इमीडिएटली एग्जाम लिखना है
तो मैं ये पार्ट भी आपको साथ के साथ पढ़ाता चलूंगा। तो इसमें आपको मेनली जो इंफॉर्मेशन दूंगा उसको याद करना है, ठीक है। रिएक्शंस को मैं समझाते हुए चलूंगा, प्रिपरेशन को आपको याद करना है, ठीक है। चलो, सो अल्केन में आ जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई? पहले जो 4 मेंबर हैं C1 से लेके C4 तक, ये सभी के सभी गैस होते हैं। लिखो लिखो, alkanes from the carbon C1 to C4 are gaseous in nature. अगला पार्ट लिखो, C5 से लेके 17 कार्बन तक ये सब लिक्विड होता है। अच्छा, 5 में सारे लिक्विड नहीं होंगे, 5 के भी तो आइसोमर बनेंगे ना। अरे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोमर बनेगा। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो आप इतना आइडिया है आपको। तो मैं 5 मतलब बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग रेंज है उसका, ठीक है। तो लिखो ये बात, फ्रॉम C5 टू C17 इट एग्जिस्ट इन लिक्विडस फॉर्म, एंड 17 कार्बन के बाद यानी C18 या वो बाउंड्री आप मान लो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो ऐसा नहीं है दुनिया में सारे अल्केन गैस नहीं होते, ना तो सारे लिक्विड होते हैं। आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा। तो आज समझते हैं फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। बताओ, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। बॉइलिंग पॉइंट किसी का देखना हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ जी, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंट है। बोलिए, क्या ऐसा बोल सकता हूं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको मालूम है कि इसके अंदर अगर डिटेल पार्ट में जाना शुरू करोगे तो आपको एक दिखाई देगा लंदन फोर्सेस। बोलिए, लंदन फोर्सेस। इसके बाद आपको डाइपोल डाइपोल भी दिखाई देगा। इसका स्पेशल केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाई, बोलो बेटा, सब होता है ना। तो जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता जाता है, वैसे वैसे लंदन फोर्सेस का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। लेकिन सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर हो जाए, कोई कम पोलर हो, तो ज्यादा पोलर हुआ तो अट्रैक्शन और थोड़ा एडेड अट्रैक्शन ऐड हो गया। उसमें भी अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो CH4 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? CH4 16। H2O बताओ कितना होता है? H2O का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बताओ, जल्दी बोलो ना, कितना हुआ? 373। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आई होप कि डेटा बुक में मिलेगा। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट CH4 का कितना है? 111 केल्विन। कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? इथेन का देखो, फर्स्ट 4 मेंबर मैंने बोला गैस है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों गैस है। ब्यूटेन का भी मैं बॉइलिंग पॉइंट आपको बता दे रहा हूं ना। ब्यूटेन में भी तो 2 मिलेंगे, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। उसका बॉइलिंग पॉइंट 272.4 है। किसका? एन ब्यूटेन। जिसका ज्यादा है, जिसका कम है वो 261 ही है। तो 272 है, और कहां वाटर का कितना हो रहा है? तो देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस समझो, और वाटर में एक नहीं 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक ही मॉलिक्यूल से, जो इसको बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में लाके रखता है। अगर इसी के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के आप कार्बन जोड़ना शुरू कर दो तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, उल्टा। हाँ, कहने का मतलब H2O का 100 है। आपको मालूम है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल, जबकि इथेनॉल में OH सेम रहा, मैंने 2 कार्बन ऐड कर दिए, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। क्योंकि इथेनॉल डालते ही एक तरफ से आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही थी 4 उसको आपने ब्लॉक कर दिया। समझ गए ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। सो अल्केन एक ऐसी चीज है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई चीज एग्जिस्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां मिलता है? OH, NH, FH, यही 3 जगह बताए थे ना
इनके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल ये 3 चीजें, क्या इसमें कोई OH बॉन्ड है, क्या NH बॉन्ड है, क्या FH बॉन्ड है, तो इसमें हमारा कौन सा फैक्टर आएगा? यस, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा याद करो, अगर आइसोमर हो जाए, फॉर आइसोमर तो मैंने क्या बोला था? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है? लीनियर, हैव मोर सरफेस एरिया। एंड ये पॉइंट किसके लिए सोचेंगे? मेनली फॉर आइसोमर्स, बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट क्या आता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा पॉइंट क्या आता है? पोलराइजेबिलिटी। इतने सारे पॉइंट बताया, ये सारे के सारे यूज होते हैं। चलो तो अब देखते हैं एग्जांपल। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसका ज्यादा होगा? बोलो। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे होता है। चलो अगला देखते हैं। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड, साथ में नोट करते चलना। मान लो C4H10 के मैं 2 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं। आपको मालूम है ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता, जिगजैग होता है। मालूम है ना ये बात? 1 2 3 4 ये जिगजैग होता है ना। क्यों जिगजैग कर रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल, कार्बन के पास हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, तो वहां पे एंगल कितना होना चाहिए? 109। तो वो दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। समझ में आया ना? ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। आइए बेटा, तो इन दोनों में आप बताओ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट किसका ज्यादा होगा? ये नहीं देखना होता है सरफेस एरिया, ये बल्कि ये देखना होता है कि जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ आएगा तो कितना ज्यादा दूर तक वो कांटेक्ट में रह पाएगा, इसको बोलते हैं। इसलिए मैंने लिखवाया यहां पे, जितना लीनियर होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में, और जितने सरफेस एरिया कांटेक्ट में होंगे उतने इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेंगे, छोटे 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 लंडन फोर्सेस वाले, तो इसलिए उतना ज्यादा उसमें फोर्सेस आएंगे। तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? वैल्यू वाइज अगर मैं आपको बताऊं कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो 261 है एंड 272.4, 261 केल्विन एंड 272.4, इतना फर्क है। समझ गए? तीसरा एग्जाम्पल, हाँ जी लिखिए तो। ड्रॉ ऑल 3 आइसोमर्स ऑफ C5H10 and arrange in increasing order of boiling point. Draw all 3 isomers of C5H10, सॉरी C5H12, अल्केन है ना? Draw all the isomers of C5H12 and arrange them in increasing order of boiling point. Arrange them in increasing order of boiling point. चलो बेटा, हो जाए तो हाथ उठा लेना। क्या है आंसर बेटा? CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4 एंड 5। इसको क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? एक ब्रांचिंग कर देते हैं बेटा। इसका नाम क्या होता है? आइसोपेंटेन। और इसके बाद डबल ब्रांचिंग कर देते हैं। क्या नाम हो जाएगा?
नियो पेंटेन से एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ऑर्डर कितने लोगों को मालूम है कि ऐसे? कितने लोग करेक्ट हुआ ये ऑर्डर? हाथ उठाओ। आइसोमर तो इतने ही बनेंगे ना, चौथा तो नहीं बना दिया कोई? ठीक है, चलो ग्रेट। सो बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन हो गया हमारा। अगला लिखो मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट के लिए इफेक्टिव पैरामीटर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन सिर्फ वो अकेला फैक्टर नहीं है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज मेल्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। देखो सॉलिड से लिक्विड जाने में वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज, लिक्विड से गैस जाने में पूरा ही चेंज हो जाता है, तो वहां फोर्सेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां फोर्सेस के साथ साथ कितने अच्छे से पैक्ड हैं, यानी पैकिंग का बहुत ज्यादा मायने है। और पैकिंग दो चीजों की बहुत अच्छी होती है, या तो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर हो जाए तो भी अच्छा हो जाएगा पैकिंग, भाई स्फेरिकल बॉल को ऐसे से फेंक दो आराम से एक जगह पे पैक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर बिल्कुल ही लीनियर हो, वहां पे फेंक दोगे तो भी लीनियर चीजों की पैकिंग अच्छी होती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां पे भी लीनियरिटी आएगा जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है आइसोमर्स में, पूछा जाता है कि भाई ये बताओ यहां क्लोरीन डालूं और यहां क्लोरीन यहां, इन दोनों में बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि ये लगभग लीनियर, ये क्लोरीन काफी बड़ा एटम, कार्बन से तो काफी बड़ा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो से। इंटरेस्टिंगली बॉइलिंग पॉइंट में पैरा से ज्यादा ऑर्थो का, क्योंकि बॉयल होने के लिए पैकिंग का जरूरत नहीं है, उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल का पार्टिसिपेशन आ जाएगा, इसलिए ऑर्थो का ज्यादा होता है क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट, जबकि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिखो ये बात, मेल्टिंग पॉइंट apart from intermolecular force of attraction, it depends on packing also. Melting point apart from intermolecular force of attraction depends on packing also. Packing also. ठीक है, पैकिंग किसकी अच्छी होती है ये बात लिख लेना, पैकिंग किसकी अच्छी होती है? जनरली लीनियर मॉलिक्यूल एंड कंप्लीटली स्फेरिकल मॉलिक्यूल हैव बेटर पैकिंग। कंप्लीट स्फेयर होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट नहीं आता हूं, बताता हूं। हाँ एक दूसरे, मतलब पैकिंग का मतलब तो यही हुआ ना यार, ये एक लगा हुआ है मैं ऐसे कर दूं फिर एक को ऐसे जोड़ दूं, ये अच्छी पैकिंग है? बिल्कुल नहीं। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बिल्कुल लीनियर होगा उसको पैक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, अपने आप अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा उतना प्रॉब्लम आएगा, या तो वो स्फेरिकल हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैकिंग होने में, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स में से एक ये है, दूसरा ये है। बताओ सिस ट्रांस आपने पढ़ा है बेटा? बोलिए। अच्छा मतलब बताओ हाइड्रोजन का साइज इफेक्टिव मानूं या कम इफेक्टिव रखूं? बहुत ही छोटा होता है हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन को देखो ही मत, आप किसको देखो? सिर्फ कार्बन को। कार्बन को देखोगे तो ये लगभग लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। किसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी? ट्रांस की। इसलिए ट्रांस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस ज्यादा अच्छा होगा सिस से, और बॉइलिंग पॉइंट में सिस ज्यादा बेटर होगा। क्यों सिस ज्यादा बेटर हो रहा है? इसका डाइपोल मोमेंट है सर, इसका डाइपोल मोमेंट 0, दोनों आइसोमर है। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, नोट करके लिख लेना।
बॉइलिंग के लिए फोर्सेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और जब बात मेल्टिंग की आती है तो उसमें पैकिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं। बॉइलिंग ज्यादा रेगुलर चीज है, मेल्टिंग बहुत रेगुलर नहीं होता है। मतलब आप रेगुलर मॉलिक्यूल्स देख करके आप इजी तुरंत नहीं है कि डिसाइड कर लोगे, उसके लिए थोड़ा डेटा पे ध्यान देना ही पड़ता है। बट हाँ, एक चीज अगर ये ध्यान रखोगे कि लीनियर चीज हो या परफेक्टली स्फेयर हो, उनकी पैकिंग बेटर होती है, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगा, फिर आप इजीली समझ पाओगे। मैं एक टेबल आपको दिखा रहा हूं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, यू गाइस कैन रेफर। मैं सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल तक लेके चलता हूं। और जब मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है तो ये सब ट्रेंड किसी काम के नहीं होते, फिर रेगुलर हो जाता है रिलेटिवली। आइए देखते हैं। CH4 का जो मेल्टिंग पॉइंट है 90.5 है। यहां बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में रखूंगा, 90 पॉइंट कितना बताया बेटा मैंने, 5। CH3 एक कार्बन बढ़ने से वो 101 पॉइंट 101 केल्विन हो गया, फिर 85 हो गया उसके बाद 134 हो गया, वन 134 बोला ना बेटा, फिर एन पेंटेन का 143 हो गया। एंड फिर 178 हो गया हेक्सेन का। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट भी साथ के साथ लिख के चलते हैं। 111 184 230, 111 1 कितना बोला, 230 है ना, 230.9 है वो, बट चलो अभी तो मुझे बस डिस्प्ले करना है। फिर 272, उसके बाद पेंटेन का देखना पड़ेगा, 309 है, और हेक्सेन का है 341, 309 एंड 340। अब एग्जाम में ये पूछा है, कई बार पूछा है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है ना, घट तो नहीं रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। ये बीपी, नंबर ऑफ कार्बन। जबकि मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, पहले वाले से ज्यादा दूसरे वाले का है 1 कार्बन, 2 कार्बन वाले का ज्यादा है।
अच्छा 3 किया तो इंटरेस्टिंगली ड्रॉप हो गया, ये क्या मजाक है? अच्छा 4 कर रहा हूं तो 2 वाले से भी ज्यादा है, दिख रहा है कुछ? और उसके बाद भाई 4 का कितना था 134, इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोअर जगहों पे अगर मैं बात करूं कि ये क्यों एनॉमली आई, बोलो। बिल्कुल सही, क्योंकि सर अगर आप एक कार्बन दो तो वो तो डॉट ही है, वो तो पैक हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। होना क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए, ये जो घट रहा है इसको एक्सप्लेन करना है। तो 3 कार्बन में कितने लोग कह रहे हैं 3 कार्बन में ऐसा आ जाएगा सर डिप, मतलब ये लीनियर, जबकि 4 कार्बन को देखो तो ऐसा कुछ होगा, ये रिलेटिवली लीनियर है। और ये प्रॉब्लम 4 की नहीं है, 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ज्यादा है तो वो बेटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम वाले से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों कर गया? क्योंकि इसकी पैकिंग इसके कंपैरिजन में खराब होती है, ये बात लिख लेना नोट करके। द पैकिंग ऑफ द ऑड नंबर ऑफ कार्बन इज रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन। The packing of odd number of carbon is relatively poor as compared to, टेबल बना लो यार तभी तो समझ में आएगा ना, टेबल बना लो, ये डेटा देखना चाहिए आप लोगों को भी। इवन नंबर और ग्राफ भी बनाना है। बॉइलिंग पॉइंट में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रेगुलरली बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग का रोल आता है, इस वजह से यहां गड़बड़ होता है। ठीक है बेटा, टेबल बना लिया? थोड़ा नोट जल्दी जल्दी करो यार तुम लोग ना, स्लो मत रहो नोट करने में। कंप्लीटेड एवरीवन? अगला हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू सॉल्युबिलिटी, सबसे पहला चीज क्या देखते हैं भाई, पानी में घुलेगा या नहीं? क्योंकि वाटर अबंडेंट है हमारे लिए, कहीं पे भी अवेलेबल है, बिना पैसे का मिल रहा है। सारे सॉल्वेंट इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना, जितना वाटर रिसोर्स इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, देखो है ना। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बताओ क्या लगता है तुमको, अल्केन कोई भी ले लो, पानी में सॉल्युबल होगा? क्यों सॉल्युबल होगा, समझाओ क्यों सॉल्युबल होगा? सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, उन दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ अटैच होकर के रहेगा। क्या अल्केन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं? बिल्कुल नहीं।
वाटर क्या है, पोलर में भी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर तो उनको ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है जिनमें हाइड्रोजन, पोलर होंगे तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की अगर उनकी कैपेबिलिटी होगी तो वाटर के अंदर डिसॉल्व, जैसे अल्कोहल के अंदर है, आराम से घुल जाता है ना, H2O2 है, आराम से घुल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है वो सब, एसिटिक एसिड आराम से घुल जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, OH उसके अंदर, लेकिन ये सब नहीं घुलेंगे। लिखो, सिंस अल्केन and other hydrocarbons are nearly non-polar, so they do not dissolve in water or any polar solvent. They do not dissolve in water or any polar solvent. तो कहां पे घुलेंगे बेटा, ये किधर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर चीजों में। मतलब आप सोचो पेंटेन को हेक्सेन में डिसॉल्व करें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, पेंटेन को बेंजीन में डिसॉल्व करें, आराम से हो जाएगा, बेंजीन लिक्विड होता है। बेंजीन इज अगेन नॉन पोलर, सो नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। अब कहोगे कि नॉन पोलर में भी तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो अट्रैक्शन होता है ना, कौन सा, एक अट्रैक्शन है जो यूनिवर्सल है, कौन सा है, लंडन फोर्सेस, वो हमेशा दो पार्टिकल के बीच में लगता है, तो ये इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, आराम से घुल जाएगा। लिखो ये बात, alkane will be soluble in non-polar substances like non-polar molecules, non-polar ना, alkane तो non-polar है, तो non-polar में ही घुलेगा। नहीं नहीं, पोलर नहीं, नॉन पोलर बोल दिया मैंने, नॉन पोलर ही बोला है, कोई बात नहीं, लिख लो, समझा रहा हूं, लिखो। एक थंब रूल सेट कर लो सॉल्युबिलिटी का, हमेशा देखना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कहने का मतलब पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को, क्योंकि उनमें एक जैसा अट्रैक्शन फोर्सेस है, तभी वो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्रिएट करेगा कि तीसरा वहां आकर के ट्रैप हो जाए बीच के अंदर। समझ में आ रहा है? अगर मान लो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझो, इधर ध्यान दो, फोकस ऑन द बोर्ड। मान लो बेटा मैं लिक्विड ए ले रहा हूं और ए एंड ए के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स है, और यहां मैंने बी ले लिया एंड बी के बीच में वीक फोर्सेस है, मैं 3 डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब कमजोर फोर्स है, यहां बहुत ज्यादा लगा है। अब बताओ, और ए और बी के बीच में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इतना बढ़िया फोर्स आ रहा है, तब तो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच में पता चला और खराब फोर्स आ रहा है, तो ये इसको अपने अंदर स्पेस क्रिएट करने ही नहीं देगा। और हाँ, ये लीनियर नहीं है ना, ये तो चारों तरफ ए होंगे, स्फेरिकली सिमेट्री के तरीके से, वो स्पेस क्यों देगा इसको जब इसके साथ अट्रैक्शन अच्छा है ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जब कमजोर बॉन्डिंग हो रही हो तो उसमें कमजोर बॉन्ड वाले सेकेंडरी फोर्सेस वाली चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, यानी नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर के बीच फोर्सेस वीक होंगे। तो वीक फोर्सेस हैं, तो जैसा ए बी के बीच में लग रहा है, मान लो सी एंड सी भी नॉन पोलर है, उनके बीच में भी कमजोर फोर्सेस है, तो ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो सकता है। भाई जहां बहुत स्ट्रांग है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां हो गया, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो इस अपने बॉन्ड को तोड़ करके उसको कैसे यहां पे लाने की कोशिश करेगा। कौन सा बॉन्ड मैं बोल रहा हूं, सेकेंडरी फोर्सेस वाला, प्राइमरी नहीं, OH का बॉन्ड नहीं, जो H का पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव से ये डॉट 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 से जुड़ता है, उसको तोड़ने की मैं बात कर रहा हूं। समझ आया? तो देखो यार, बड़ा सिंपल सा रखते हैं इसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज द थंब रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। एग्जाम में कभी भी पूछे, इतना लिख देने से ही तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। अंदर की कहानियां तो समझने के लिए कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्यों है, वो समझने के लिए, जो मैंने पॉइंट अभी आपके सामने रखा। लिखो ये बात, लिखो, नॉन पोलर, सॉरी क्या मैंने बोला, अल्केन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन non-polar substances like कौन सी चीजों में, CCl4, CS2, बेंजीन, ये सब बेटा ऐसे लिक्विड हैं जो नॉन पोलर है। CCl4 नॉन पोलर होता है,
बेंजीन नॉन पोलर है, CH2 नॉन पोलर है, तो इसमें आराम से घुल जाएंगे। ठीक है, तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंडन फोर्सेस तो सभी में रहता है, लेकिन पोलर में लंडन फोर्सेस के अलावा जो पोल्स डेवलप होते हैं उसका एडेड एडवांटेज मिल जाता है उसको। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3COOH, तो क्या दो CH3COOH के बीच में लंडन फोर्सेस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इनके बीच में होगा। लेकिन ये जो OH पे इस पे प्लस और माइनस डेवलप हो गया, इसका जो बॉन्ड बनने वाला है दूसरे के साथ, दिस इज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन दी वीक लंडन फोर्सेस। अभी तो दिखाया था मैंने, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन के आसपास है, जबकि 4-4 कार्बन ले रहे हो तो भी बराबर नहीं पहुंच रहा। मॉलिक्यूलर वेट में इतना एक्सेस। लंडन फोर्सेस आते हैं सभी में, लेकिन वो वीक फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तो हमेशा उसको डोमिनेट कर जाता है। इसलिए मैंने बोला कि पोलर में अब देखो, डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल अगर किसी बी पार्ट को इसके अंदर लाना चाह रहे हो, डिसॉल्व होने का तो मतलब यही है ना कि ये इसको स्पेस दे रहा है कि हाँ भाई तू भी आ जाए, एडजस्ट कर ले। तो इसको कैसे सेपरेट करोगे? वो तभी कर सकते हो जब इसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो, इसका इसके साथ ज्यादा स्ट्रांग हो, या एटलीस्ट आसपास हो, तभी ना एकोमोडेट करेगा। तो ये प्रॉब्लम आती। इसलिए इवन बोलते हैं अल्कोहल में भी जितने कार्बन बढ़ाते जाओगे उतना ही पानी में कम घुलता रहेगा। मिथेनॉल इज मोस्ट सॉल्युबल, इथेनॉल उससे थोड़ा कम, हालांकि ये कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। प्रोपेनॉल डालोगे और कम सॉल्युबिलिटी आएगी। ब्यूटेनॉल, जितना कार्बन बढ़ाते जाओगे नॉन पोलर एंड बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रॉब्लम आएगा फोर्स बनाने में, स्ट्रॉन्गर फोर्स बनाने में, उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी खराब होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या है भाई, लाइक डिसॉल्व लाइक। नीचे लिख लेना थंब रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी, like dissolves like, polar dissolves polar and non-polar dissolves non-polar. Like dissolves like, polar dissolves polar and non-polar dissolves non-polar. ठीक है बेटा, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी थी बेटा सारा का सारा खत्म होता है। अब आते हैं, बात करते हैं हम इनके प्रिपरेशन एंड रिएक्शन के बारे में। लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब भाई अल्केन बनाते कैसे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनाना है। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में मैं आपको सबसे पहले ना सब हेडिंग में लिखवा देता हूं, फिर इसके बाद एक एक को डिटेल में लेके चलेंगे। सबसे पहला लिखो रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड by zinc in the presence of acidic medium. Wood's reaction. Number 4, decarboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation of carboxylic acids. Okay? स्लैश है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ये
देखो ये कब कब करते हैं, जब दो चीजों के बीच में ना फेज गैप हो तो ये स्लैश वाली लाइन आती है मोस्टली, ठीक है ना। जैसे HCl विल बी अ गैस, जिंक विल बी अ सॉलिड, या एक्वस HCl ले रहे हो तो वो भी लिक्विड स्टेट में है, जिंक क्या है, सॉलिड है। तो बेटा ये चार मेथड है प्रिपरेशन के, इनको आपको जितने, चार नहीं है, आइडियली आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको अगर अपने पे आ जाऊं लिखवाने के लिए ना, कम से कम 15-20 लिखवा सकता हूँ। ये मैं चार वही लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में आपके एज ऑफ नाउ दी हो, जिसको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं एल्डिहाइड से भी बना सकता हूँ, कीटोन से भी बना सकता हूँ, आगे और आते चले जाओगे तो बहुत सारे तरीके हैं। वो तब जब हम सारे रिएक्शन को जान जाए। मैंने बोला ना प्रिपरेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, प्रिपरेशन तो बाई प्रोडक्ट है भाई, कोई रिएक्शन हो रहा है उससे क्या बन रहा है उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें कितने चीजों का यूज किया है, अल्कीन अल्काइन, फिर कहां यूज किया है, ये अल्कोहल का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं, एल्डिहाइड कीटोन कहीं नहीं है, सबसे बना सकते हैं अल्केन, हर एक फंक्शनल ग्रुप से रीरूट करके 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में सबसे बना सकते। ये चार आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों, बस इतना समझ गए। चलो प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा बेटा अल्कीन का। देखो आप कायदे से अगर सिर्फ इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो तो ये पाई बॉन्ड टूट करके ये हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है। अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड, और ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। जहां कहीं भी पाई बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, पाई बॉन्ड ना हो बिल्कुल भी तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड से हम सैचुरेटेड फॉर्म में आएंगे। अब आपने जितनी थर्मो पढ़ रखी है अपना दिमाग लगा के बताओ कि ये डेल्टा एच इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सोच करके, जल्दीबाजी नहीं है, बढ़िया से सोच लो उसके बाद बताओ। सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड, सॉरी एक्सो होगा या इंडो। चलो वोटिंग कराते हैं, कितने लोग मानते हो कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है, हाथ उठाओ। इंडोथर्मिक, ओके। कितने लोग ये मानते हो कि सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कितने लोग मानते हो, ढंग से कॉन्फिडेंस से हाथ उठाओ, कॉन्फिडेंस है तो हाथ उठाओ। ठीक है, किरत समझाओ कैसे एक्सोथर्मिक तुम्हें लग रहा है। हाँ, नहीं कोई भी बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ बोलो, सही जा रही थी तुम, बोलो। हाँ जी, और कोई नहीं। एंडो एक्सो का तो मैंने डिस्कशन कर लिया, मैं बोल रहा हूँ जो एक्सो बोल रहे थे वो किस लॉजिक से बोल रहे थे, वही समझना चाहता हूँ। हाँ जैसे तुम लोगों ने नहीं हाथ उठाया, एंडो सोचा।
sir. Sir, you are not audible. बच्चों अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ध्यान से देखो। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑल, लिख लेना भाई, ऐसे ही लिख लेना। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो भी आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसमें एनर्जी आपको देना पड़ता है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब सारा क्वेश्चन ये है कि सर ये हिसाब लगाना है इसमें कि कितना इसको एनर्जी दिया हमने और कितना निकला। अगर निकलने वाला एनर्जी ज्यादा हो गया तो ये एक्सोथर्मिक। सारा सोच किस पे डिपेंड करता है कि भाई मैंने क्या बॉन्ड तोड़ा था, पाई, और कौन सा और तोड़ा था, सिग्मा। बना कौन सा, 2 सिग्मा। ये बताओ पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो 2 सिग्मा जब बन रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू एक पाई और एक सिग्मा को तोड़ने में, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है। कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये बात लिख लो। इसलिए ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। हाँ जी, एक्सोथर्मिक। बोल रहा था सोच के बताने के लिए, यही सब सोचना होता है ना, और क्या सोचना होता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। और अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करने की टेंडेंसी रखते हो तो आपको ये याद भी होगा। ये टॉपिक हमने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। देखो यही रिएक्शन है ना, व्हेन एन अल्कीन और अल्काइन इज हाइड्रोजनेटेड, एनर्जी निकलती है। जितना एनर्जी निकलता है उसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते थे। लिखो, क्या बता दूं अब क्या बताऊं, बता तो दिया, स्टेटमेंट में लिखवा दूं। लिखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene and alkyne is an exothermic reaction, is an exothermic reaction। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों है, ये सोचने वाला बात है, वो आप बॉक्स में कहीं लिख लो साइड में। क्यों ऐसा एक्सोथर्मिक है, बिकॉज पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन which requires less energy as compared to when 2 sigma bond is formed which releases more energy। ये अपने से लिख लो। कर लिया बेटा सबने? हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नोटेड, क्लियर है सबको? हाँ भाई, कोई और डाउट हो किसी को तो पूछ लो अभी। क्लियर है ना ये? चलो ग्रेट। अब आ जाओ, इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। चलो देखो, एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स का एनर्जी हायर है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लोअर है। ये अगर मैं एनर्जी का डायग्राम बनाऊं तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तभी तो एक्सोथर्मिक हुआ ना भाई। लोअर माइनस हायर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, लो माइनस हाई करो तो नेगेटिव आ गया। यानी प्रोडक्ट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। बोलो, तब तो इसको आराम से होना चाहिए रिएक्शन को। मतलब मैंने हाइड्रोजन को अल्कीन में मिक्स किया नहीं कि हीट निकलने चले। रियलिटी में इसको अगर एक बंद डब्बे के अंदर रख दो, सालों साल ये रिएक्ट ही नहीं करेगा।
क्यों? एक ही रीजन हो सकता है, कोई चीज एक्सोथर्मिक होते हुए भी अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि इसका जो बैरियर है वो काफी ज्यादा होगा। कौन सा बैरियर? एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं भाई इनमें कोई पोलैरिटी है क्या, इनके बॉन्ड्स कितने कमजोर हैं या स्ट्रांग है, यही सब तो है। बताओ, ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे आपस में, वीकर बॉन्ड नहीं होंगे बहुत ज्यादा, तो क्या इनको तोड़ने में एनर्जी कंज्यूम होगा ना? तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में, सभी सिग्मा बॉन्ड में एचएच का सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। एंड कार्बन, भाई जब मैं तुलना कर रहा हूं इसके पाई और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा की, उन दोनों में सिग्मा बेटर है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि पाई बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। ऐसे नहीं कि अल्कीन रख दिया टूट जाएगा अपने आप। सनलाइट में भी रख दोगे अल्कीन को तो वो सिस से ट्रांस में नहीं जाता है, सिस का सिस बना रहेगा। इसका मतलब पाई भी इसका मजबूत है, लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं इसका और इसका, इसके पाई का इसके सिग्मा के साथ, तो इसका सिग्मा बेटर है। तो कहने का मतलब यार आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी दे करके तोड़ना पड़ेगा, तभी तो एटॉमिक फॉर्म में आएगा। तो दोनों काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, विच मीन्स कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होता है। नोट करके लिखो, even if hydrogenation is exothermic process, it does not occur at room temperature. Even if hydrogenation is exothermic process, it does not occur at room temperature due to very high activation energy. Due to very high activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी कैसे समझ में आ रहा है हाई है या लो है? क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। समझ में आया? डज नॉट अकर। हायर टेम्परेचर पे भी जाते हो तो वही है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होंगे, काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जितना हाई टेम्परेचर जाओ, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत हाई टेम्परेचर चले गए तो पता चला उसकी एफिशिएंसी खराब हो गई। बोलो भाई, हमने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम के अंदर, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेंड टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें कहीं बीच में एक जगह बैलेंस बनाना। तो ऐसे रिएक्शन को जिनमें भाई टेम्परेचर बढ़ाने से उल्टा पीछे आ रहा हो, हमें लोअर टेम्परेचर पे ही कराना हो, तो हमें नेचुरली एक्टिवेशन एनर्जी घटाने के बारे में सोचना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे घटाते हैं? सियोना, क्या करें कि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाए? वी हैव टू यूज कैटलिस्ट। लिखो ये बात। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। That's why we require catalyst for hydrogenation. कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप दिखा लो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐसा हो जाएगा। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, और ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितना डाउन हो गया, पहले इतना ज्यादा था, अब ये कितना कम हो गया। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अब आपको समझ आएगा। इतना इलेबोरेट करके उसमें दिया नहीं, उसमें तो बस सीधा लिख दिया। कहीं प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं, बट वो इतना ज्यादा ब्रीफ है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा, सब मोनोटोनस लगने लगेगा पढ़ते पढ़ते, कि बस रिएक्शन 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 लिखा है, रीजनिंग कहीं पे लिया ही, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अब कैटलिस्ट में कौन सा कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट।
होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब जिस तरह का रिएक्टेंट हो, जिस फेज में रिएक्टेंट हो गैसियस, उस फेज में जाके वो रिएक्ट कर रहा हो। हेट्रोजीनियस का मतलब पता चला गैसियस रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट ले रहे हैं, वो सॉलिड हो गया। तो गैस सॉलिड एक जैसा उनका फेज नहीं है, वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। सबसे ज्यादा यहां हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ही यूज होता है। होमोजीनियस में सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है? हाँ, ये देखो याद करना पड़ेगा भाई ऑर्गेनिक में, ठीक है, नाम पे ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो लिखो टाइप ऑफ कैटलिस्ट। बिल्कुल ऐसे देखो बेटा, रिएक्शन जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। यहां कैटलिस्ट लिखेंगे और मैं अब इसी का टाइप आपको दिखा रहा हूं, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। होमोजीनियस, दोबारा लिख लेना रिएक्शन को, और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब होमोजीनियस में सिर्फ एक नाम है, कौन सा है? हाँ जी, अब उसका फॉर्मूला देखो, RH, बताओ कौन सा एलिमेंट है? रोडियम। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये फॉस्फोरस है ना, अब इसके साथ पीएच का थ्राइस लगेगा। PPH3 का मतलब ये हुआ कि एक फॉस्फोरस से 3 बेंजीन अटैच्ड है। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और इसका थ्राइस रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन Cl, ये मतलब एक रोडियम के साथ 3 ये और एक ये जुड़ा रहता है। रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, इसी का नाम क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या नाम है? विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कैटलिसिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा, इसमें साइंटिस्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और जो सबसे सूटेबल होता है उसको कैटेगराइज करके लिख देते हैं कि हाँ भाई इसको ये यूज करने से ही हमारा बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा है कि वो तरह तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाएंगे जिसमें उनको सबसे कम टेम्परेचर पे रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो। तो ये उनका एफर्ट है जो हमको दिमाग में रखना है, मतलब उनकी सालों की मेहनत हमें बस 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर देना है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि साइंटिस्ट को 5 साल लगे हो, कोई अपना जीवन दे दिया हो इसी पे पूरा, और हम 2 मिनट में पढ़ के हाइड्रोकार्बन खत्म कर। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th-12th लेवल पे पढ़ते हैं, ये 200 सालों की केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हम 2 साल में पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो ना? 1808 से कहानी शुरू होती है जहां से हमने डाल्टन थियरी शुरू किया था, और अभी तक का जो रिसेंट 2000 या उसके आसपास का जितना डेवलपमेंट हम सब पढ़ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। हाँ, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। देखो अब आगे चल करके देखोगे ना, इसका IUPAC नेम भी आता है, इसका भी IUPAC। ये पता है कहां पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th के अंदर। बॉन्डिंग जैसे ही वो भी है, वहां पे नेमिंग भी पढ़ना होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी। तो वहां पे नाम बताऊंगा तो इसका नाम होता है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मतलब रोडियम, सॉरी ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एंड ये क्या है? क्लोराइडो, इसको क्लोरीन नहीं बोलते हैं, क्लोराइडो, एंड देन रोडियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो देयर इज अ पैटर्न,
ओके, दैट्स हाउ वी यूज। अभी नहीं लिखना है बाबा, विल्किंसन कैटलिस्ट बोला ना, इतना ही लिखो बस, इसके बाद फॉर्मूला याद रखो। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में बहुत सारे नाम है। सबसे पहला नाम है भाई, या तो निकिल वाला जो पूरा ग्रुप होता है ना, सबसे अच्छा एक्टिविटी उसी का देखा गया, निकिल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, Ni, Pd एंड Pt। अब इसी में देखो कई सारे ना मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कभी आप देखोगे पैलेडियम को चारकोल के साथ, इसका मतलब होता है पैलेडियम प्लस चारकोल, कार्बन का मतलब यहां पे चारकोल वाले फॉर्म में। फिर एक टर्म देखोगे आप, ये इन्हीं के मॉडिफिकेशंस है, एक है राने निकल। अब कहोगे सर इसमें और नॉर्मल निकल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल निकल सॉलिड सरफेस है, राने निकल इज पाउडर्ड फॉर्म, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? फिर एक एडम्स कैटलिस्ट भी है, P2B, बस उतना ही, फिलहाल अभी इतना ही दिमाग में रखो, बाकी सब चीजें आएंगे भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोटेड? अच्छा, आप सुनो ध्यान से। सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें? सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आखिर सर ये ऐड तो कर रहा है हाइड्रोजन, बट एडिशन भी दो तरह से हो सकता है। दो तरह से होने का मतलब ये है कि जो अल्कीन है हमारे पास, बिल्कुल बच्चों बात नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान दो यहां पे। अल्कीन में हाइड्रोजन अपोजिट साइड से लग रहा है या सेम साइड से लग रहा है? जैसे ये पाई बॉन्ड टूट करके ये दोनों सेम साइड से जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। सिन एंटी, नॉर्मल। एंटी का मतलब है एक इधर से और एक बैक साइड से जुड़े। तो ये सारे के सारे जितने कैटलिस्ट मैंने बताए हैं, दे ऑल कॉजेज सिन एडिशन, सेम साइड से। और लॉजिकली भी समझ आता है, क्योंकि मेटल पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उसको एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, और एल्कीन इधर से आएगा तो दोनों हाइड्रोजन को सेम डायरेक्शन से लेके जाता है। इसलिए सारे के सारे सिन एडिशन के पार्ट है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो आपको अल्काइन में समझ में आएगा। सिन एडिशन से क्या बन सकता है वो आपको, अल्कीन से अल्केन बनने में उतना आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ऑल द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन, मतलब both the hydrogens are added from the same side of the double bond. All the catalytic hydrogenation, catalytic का मतलब catalyst के presence में hydrogenation, all the catalytic hydrogenation, all the catalytic hydrogenation is an example of, कौन सा example? Syn addition. SYN बेटा, सिन एडिशन। कर लिया सबने? हाँ, सिन एडिशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, बोथ द हाइड्रोजन्स आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। बोथ द हाइड्रोजन्स आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। नोटेड? यहां तक क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको देखो अल्केन यहां से मिल गया है ना। अब आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था उसको समझते, इस पॉइंट से क्या बताना चाह रहा था। जैसे मान लो, अब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे यहां H और H रख लिया मैंने, बच्चों ध्यान से समझना, साइक्लिक है। अब यहां पे मैंने ले लिया D2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। D2 क्या है? H2 का भाई है, मतलब जुड़वा भाई, आइसोटोप, केमिकली एक जैसा है। तो D2 अगर यहां पे ऐड होगा तो क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा आंसर सही है? DH, DH ये सही है या फिर ये? कौन सा इनमें से सही है? D,
कौन सा सही है? तो इसमें दोनों डी सेम साइड से एडेड है। यहां देखो, एक ऊपर और एक नीचे। अरे ये मालूम है ना सिंबल, इसका मतलब हुआ अबव द प्लेन, ऐसा मतलब बिलो द। ठीक है, तो एक इधर और एक इस साइड। समझ में आ रहा है कौन सा सही है इसमें से? ये नहीं बनेगा, ये बनने वाला। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सिन एडिशन। एग्जांपल में लिख लो। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों पास पास ही होते हैं, बहुत नजदीक है। आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बहुत ज्यादा नजदीक होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। लिख लिया सबने? तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होने के बावजूद इसको कराने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। क्यों? हाई एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर खराब बात है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको, कैटलिस्ट कितने तरह के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये विल्किंसन था हमारे पास, हेट्रोजीनियस में निकिल का पूरा फैमिली, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, एंड उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, राने निकिल हो गया, पीडीसी हो गया, है ना, नाम मैं और बार बार लेता जा रहा हूं। एडम्स एंड P2 कैटलिस्ट भी होते हैं, ये भी निकिल एंड प्लैटिनम के ही डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये बन गया। अब आ जाओ, आपको दिखाते हैं एल्कीन से, तो आपने बनाना सीख लिया, एल्काइन से समझते हैं। चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं, एल्काइन। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ले लिया, साथ में मैंने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ले लिया। अब इंटरेस्टिंग है, अब जैसे ही ये एक डबल बॉन्ड टूट करके क्या बनेगा बेटा? क्या बनने वाला है टूट करके? सिंगल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉरी, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई टूट करके ये डबल बनेगा, पहले एक एक सबसीक्वेंट होगा, एक बारी पहले एल्कीन बनेगा, फिर और उसके बाद फिर हाइड्रोजन डाल दोगे निकल के प्रेजेंस में, तो फाइनली ये अल्केन बन जाएगा। फिर तो कोई टेंशन नहीं है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अभी लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर जब आप एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, सिस बनाऊं या ट्रांस बनाऊं। बताओ यहां पे क्या बनाऊं? सिस। क्यों सिस बनाऊं? सिन एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ रहे हैं, तो जब डबल बॉन्ड के सेम साइड में दोनों हाइड्रोजन होंगे तो क्या बनेगा? लिख लेना ये बात कि इट विल फॉर्म सिस अल्कीन। कौन सा अल्कीन बना? सॉरी, सिस अल्कीन। हाँ, सिस अल्कीन ही बना, सिस आइसोमर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एडिशन कौन सा था? सिन एडिशन। कौन सा एडिशन था ये? अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बात बताओ, ठीक है, अल्काइन से क्या बन गया? अल्कीन बन गया। अल्कीन से कहां पहुंच गए हम? वापस अल्केन में। ये सिन एडिशन था, ये सोच के रखना, आगे मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि अभी तो हमें अल्केन बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे एल्कीन पे रुकना होगा क्या करें? अगर एल्कीन पे ही हमें रुकना है तो क्या करें? या तो हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराएं, उसके कुछ अपने तरीके होते हैं। अब कभी पूछा जाए कि भाई चलो सिस तो बना लिए, ट्रांस एल्कीन बनाने का कोई मेथड है? वो है, और वो इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्योंकि सारे मेथड सिस के हैं, एक लौता मेथड ट्रांस बनाने का है। वो हम कब पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ेंगे। तो वी आर डन विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। अगला हेडिंग क्या था? प्रिपरेशन यूजिंग रिडक्शन किसके? हाँ लिखो, सेकेंड हेडिंग डालो। ध्यान देना बेटा, मैंने लिखवाया है आपको अल्केन का प्रिपरेशन, बट कितने लोग देख रहे हैं मैंने रिएक्शन में साइक्लो अल्केन दे दिया। ये समझाने के लिए बस ये एग्जांपल था। दिस इज नॉट अल्केन, दिस इज साइक्लो अल्केन।
ठीक है, क्योंकि यहां पे भी पाई बॉन्ड था इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। आपको कभी 3-4 रिएक्शन लिखना हो अल्केन बनाने के तो इसको मत लिखना, इसको नहीं लिखना, ठीक है। दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन, रिजेंबल करता है इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ जी लिखो, और ये बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है, लिखो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, reduction of alkyl halide using zinc in the presence of acid, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जैसे मान लो आपके पास CH3Cl है बेटा, और यहां पे आपने क्या ले लिया, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल, आप यहां पे H+ आयन ले लो। अब इसका रोल क्या होता है वो समझ लो। ये जो H+ है ये Cl- के साथ बेसिकली CH3 ये HCl बना देगा, और सॉरी, और यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है वो रिएक्शन में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है रिडक्शन प्रोसेस ही। जिंक, इसमें जो हाइड्रोजन है वो देखो दो जगह यूज हो रहा है, एक तो यहां इसको रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन को, और एक हाइड्रोजन जाके क्लोरीन के साथ लग रहा है। तो जिंक बेसिकली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सिर्फ जिंक नहीं बेटा, कोई भी मेटल ना गुड डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाले स्पीशीज कौन कौन से, दो स्पीशीज आपको दिखाई देंगे। एक तो जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं दिख रहा है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी सर, ये क्लोरीन खींच करके इस पे प्लस डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है, एक तो ये जगह। दूसरा, कितने लोग कह रहे हैं H+ के पास भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो ये H बन जाएगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएगा, तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देता है। सो इट विल बेसिकली फॉर्म पॉजिटिव बनता अगर ये सिर्फ ये निकल जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इसलिए ये डॉट होगा, और यहां पे कौन सा डॉट था, H डॉट। अब यही दोनों आपस में कंबाइन कर जाते, इसलिए मैंने बोला चुपचाप क्लोरीन को हटा के क्या लगा दो, H, इतना ही काम करना है। और रिएक्शन में भी इतना ही पूछेगा तुम लोगों से, मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है अभी, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए मैंने समझाया ना कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए मैंने समझाया कि ये जो आपका क्लोरीन है ये गायब होकर के इसकी जगह क्या आ जाएगा, H। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, हाँ जी, एल्काइल हैलाइड यूजिंग जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दिस इज द प्रोडक्ट गाइस, आप इसको नोट करिए। अब इसी तरीके से क्या करना होगा, मान लो CH3 की जगह पे मैं क्या डाल दूं, CH3CH2Cl। अब फिर से मैं जिंक H+ आयन ले लूं तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, CH3CH2। बेटा Cl को हटा के क्या डालना है आपको, H। ये इसका मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट में आपका HCl। जो बचे हुए H+ है वो Cl- के साथ जोड़ करके कर लिया नोट सभी ने, जल्दी नोट करिए, रिएक्शन को समझना है और तुरंत नोट करना है। चलो ये भी खत्म हुआ। थर्ड कौन सा हेडिंग डलवाया था आपको, हाँ हेडिंग डालो, वुड्स रिएक्शन। अब एग्जाम में आपसे पूछता है डिस्क्राइब वुड्स रिएक्शन,
तो कैसे लिखोगे इसको, पहले इसको समझ लो फिर वर्डिंग्स में लिखवाते हैं, ठीक है। पहले समझो इसमें क्या होता है बेटा, 2 मोल एल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये प्रोडक्ट बनाता है, कपल हो जाते हैं, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं। देखो इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये NaCl बन गया और ये CH3 आपस में जुड़ गए। अब अगर आपको यहीं पे C2H5Cl ले लिया, अब देखो ये तो मैं सीधा सीधा ऐसे ही लिख दे रहा हूं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कैसे भी लिखा रह सकता है बेटा, ध्यान देना ये हम लिखते हैं स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, बट रियलिटी में ऐसे भी लिखा हो तो भी आपको ये प्रोडक्ट बनाना है C2H5. अरे भाई एक जैसे ये RCl लगाया, ये RCl लगाया, 2 सोडियम ला दिया, ऐसे भी लिखा हो तो भी प्रोडक्ट यही बनाना है आपको। क्या बन रहा है भाई, इसमें क्या बन रहा है, RCl एंड RCl कंबाइन करके RR बना रहे हैं, RCl एंड RCl कंबाइन होकर के RR। अब देखो जब तक आप RCl में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल लोगे, एल्काइल हैलाइड में भी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल ले लोगे, तब तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जैसे आपने मिथाइल क्लोराइड लिया तो आपको इथेन मिल रहा है, देख लो एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है, इसमें एक कार्बन था एक और जुड़ गया, इसमें 2 कार्बन था 2 और जुड़ गया। तो कभी कभी पूछा जाता है भाई कोई ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें कार्बन का जो चेन है वो बढ़ता जाए, तो ये अपग्रेडेशन के काम में आता है, चेन लेंथ बढ़ाने के काम में आता है। 2 कार्बन से 4, 4 से 8, 8 से 16 करना हो तो आप इसका यूज करो। फिर दिमाग में आएगा सर एक बात बताओ, अगर मैंने ऑड नंबर मतलब 2 अलग अलग ले लिए तो, जैसे इसका मिक्सचर ले लिया EtNCl एंड यहां सोडियम इन ड्राई ईथर ले लिया, तब क्या करें। अच्छा ड्राई ईथर का मतलब ऐसा भी है, जैसे ऐसे लिख देगा EtOEt, तो डरना मत, ये ईथर ही है ना, इसको लिखने का तरीका फॉर्मूले में दे दिया उसने EtOEt। तो अब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एक, क्योंकि ये एक अकेला मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा तो कुछ ग्राम लिया होगा, इसका भी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये भी बहुत सारे, तो इसमें मिक्सचर बनने लगेगा, मतलब CH3 प्लस EtEt प्लस CH3ET, समझ गए क्या, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो मिक्सचर आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है भाई, आपको जो बनाना है उस पर फोकस करो ना। आपको अगर 2 कार्बन का बनाना है तो आप मिथाइल क्लोराइड ले लो, 4 कार्बन का बनाना है तो इथाइल क्लोराइड ले लो। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ऑड नंबर वाले कार्बन को बनाने के लिए हमारे पास कोई एक सूटेबल मेथड नहीं है जिसमें सिर्फ ऑड नंबर ही बने, उसके साथ मिक्सचर्स बन जाते हैं। ये तो ऑड नंबर का था, लेकिन ये मिक्सचर, अब अगला हेडेक, इसको सेपरेट कैसे करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इतने सारे मेथड हैं। तो इसलिए रिएक्शन हमेशा ऐसे ज्यादा सूटेबल माने जाते हैं जिनमें कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, ताकि वही बना और वही हमें जो चाहिए वही मिल गया। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ये किसके लिए बेटर है, इवन नंबर के लिए, 2, 4। अच्छा इसका एक और डिमेरिट है, अभी देखो आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, गलती से आपने ऐसा कर दिया कि इसको 3 डिग्री या 2 डिग्री कर दिया, तो बेटा सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और आपको अल्केन एंड अल्कीन का मिक्सचर दे देगा। अल्केन एंड अल्कीन का मिक्सचर। सो ये इसका डिमेरिट है, 2 डिमेरिट मिले हमें। पहला, एक तो सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, इवन नंबर वाले कार्बन का बना सकते हैं, ऑड में प्रॉब्लम है। दूसरा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम undergo disproportionation reaction and gives the mixture of alkane and alkene। ये आपको ऐसा नहीं, ये इसके 2 मेजर ये एनसीईआरटी में पॉइंट आपको नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है। लिखना शुरू करो।
लिखो, वुड्स रिएक्शन के बारे में लिखना शुरू करो। अरे ये पहले रिएक्शन लिख रहे हो क्या? पहले मैंने बोला इसको। अच्छा ठीक है, लिख लो भाई, जैसे तुमको मर्जी मर्जी तुम। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो बेटा। लिखो, एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब जिसमें वाटर ना हो, ऐसे ईथर को ड्राई ईथर बोलेंगे। एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर alkyl halides on treatment with sodium metal in dry ether gives higher alkanes, मतलब हायर अल्केन का मतलब क्या हुआ? ज्यादा कार्बन का। गिव हायर अल्केन। नेक्स्ट करके उसके नीचे लिखो, नोट पॉइंट करके। 2 पॉइंट है। पहला लिखो, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग, alkane having even number of carbon. ओके, अगला पॉइंट क्या है? if mixture of alkyl halide is used, then it will form alkane with multiple alkane with different number of carbons. Multiple alkane with different number of carbons. And last, which is very, very important point, if alkyl halide is 2 degree and 3 degree, third point क्या है? If alkyl halide is 2 degree or 3 degree, then disproportionation reaction occurs in the presence of sodium. Disproportionation reaction occurs, और इसमें चेन लेंथ नहीं बढ़ती है, उतने ही कार्बन रहेंगे, एक अल्केन बन जाएगा, एक अल्कीन बन जाएगा। Then disproportionation occurs and equimolar mixture of alkane and alkene is formed. Equimolar mixture of alkane and alkene is formed. यानी वुड्स रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि भाई कौन से डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बेस्ट है, तो मिथाइल एंड 1 डिग्री इज बेस्ट. It will undergo disproportionation and give equimolar mixture of alkene and alkane. ये रिएक्शन मैंने पहले ही लिख दिया है, इसको नोट कर लेना. अब ये डिस्प्रपोर्शनेट कैसे हो रहा है इसका डिस्कशन मैं आपको एलिमिनेशन में समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी इसको नोट करके बस लिख लेना. Mixture of alkane and alkene, equimolar mixture of alkane and alkene is formed. Noted? हाँ, इसके बाद लास्ट कौन सा है हमारा प्रिपरेशन? डीकार्बोक्सिलेशन. हेडिंग डालो.
ठीक है, कौन सा रिएक्शन में करा रहा हूं आपको? डी कार्बोक्सिलेशन। वो सब होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, लास्ट में नोट कर लेना। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन में भी देखो दो रिएक्शन है, एक है यूजिंग सोडा लाइम एंड दूसरा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक उसमें से रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है और एक उसमें कार्बन आयन मैकेनिज्म से जाता है डीकार्बोक्सिलेशन में। तो सबसे पहले जो सबसे आसान वाला पार्ट है उसको समझ लेते हैं। लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, सब हेडिंग डाल करके उसके अंदर, डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। देखो रिएक्शन है क्या, पहले उसका ब्रीफ समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे। मान लो बेटा आपके पास यहां ईटी है ना, आपने यहां पे सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम ये है बेटा, इसके प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि बताओ, ये तो बेस है ना, बेस किसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा? एसिड को। इसमें कौन सा पार्ट एसिडिक निकल सकता है? ये पार्ट CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को बाहर निकालना डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहां बेस के प्रेजेंस में खींच रहे हैं, सोडा लाइम, लाइम CaO को बोलते हैं, सोडा NaOH। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये गायब होकर के चुपचाप बस ETH बन जाएगा, यानी इथेन। इतना सिंपल रिएक्शन है। फिर ये CO2 का होगा क्या? ये CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बने भाई? कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। भाई बताओ ना, CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यही इसका रिएक्शन। लिख लो रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। रिएक्शन लिख लो। ये पहला रिएक्शन है। अगर आपके सामने ऐसा COOH बेंजीन भी दे दे, NaOH CaO हीटिंग कर दे बेटा, तो भी आपको CO2 वहां से गायब करो, बस इतना ही काम है तुम्हारा, और उस CO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो। तीसरा, NaOH and CaO एंड हीटिंग। बस आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि कैसे आप CO2 हटाओगे, उसके बाद जो चीजें जैसे हैं वैसे ही जुड़ी रहेगी। तो दोनों निकल जाएंगे, दो है तो दोनों निकल जाएंगे। CaO का काम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये ड्राई करके रखता है चीजों को, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, कैल्शियम ऑक्साइड ना। तो जो भी यहां से बेसिकली अभी मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा, तो NaOH रिएक्ट करके H2O बनाता है, ठीक है। तो इसको ड्राई कंडीशन में रखने की कोशिश करता है। और कभी भी जब फ्यूजन करा रहे होते ना, तो एक प्योर कंपाउंड कभी भी लेते हैं ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। दो चीजों का मिक्सचर आप ले लोगे तो उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे का मेल्टिंग पॉइंट डेवलप हो जाता है। तो मिक्सचर कई बार इसलिए भी ले आता है, जिनको हमेशा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना हो, उनमें मिक्सचर हमेशा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे फ्यूजन रिएक्शन ईजी हो जाता है। आ जाओ देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैं आपके सामने एकदम सिंपल सा रिएक्शन लेके उसका मैकेनिज्म डिराइव करूंगा, फिर इस पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे करना है। बताओ भाई, प्रोडक्ट क्या होगा? पुलिस का प्रोडक्ट क्या होगा? मानिक, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब CH4 ना, मीथेन गैस एंड Na2CO3,
ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। देखो बेटा, आपको मैंने हमेशा समझाया है एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्या आपको यहां एसिड दिख रहा है? एसिड दिख रहा है इस रिएक्शन में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड ही तो है। बेस दिख रहा है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन विल बी एसिड बेस। ये एसिड है, इट विल रिएक्ट विथ NaOH एंड क्या बनाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस एंड वाटर। अब देखा ये वाटर निकल रहा है H2। हाँ जी, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट होता है, सबको मालूम है। अब इसके बाद हीटिंग का देखो अपना रोल है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। अब ये जो नेगेटिव बना है ना, दिस नेगेटिव, जब आप इसको गर्म कर रहे हो रिएक्शन को, तो एक ऐसा स्टेप डिराइव होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। देखो ये नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड NaOH, आपको मालूम है कि ये बेस है, इनको चाहिए कि CO2 निकले, तो देखो O नेगेटिव यहां आएगा बेटा और इसको बॉन्ड इसके हेड पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन है। क्यों डिफिकल्ट है बेटा? क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? कार्बन आयन। देखो क्या बन रहा है? CH3 माइनस, क्या निकल गया? CO2। यहां पे ये जो CO2 है, CO2 इवॉल्व reacts immediately with NaOH to form Na2CO3, whereas this carbon ion which is highly unstable, कार्बन पे नेगेटिव लाना इतना बहुत टफ होता है, मैंने समझाया था, पीके वैल्यू दिखाया था आप लोगों को। ये जैसे ही बनता है सॉल्यूशन में ढूंढता है कहीं मुझे H मिल जाए, कहां मिलेगा? जो H2O पहले स्टेप में निकला था उसका H खींच लेगा, ये तुरंत खींच लेगा, क्योंकि वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल ट्रिमेंडस बेस मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है, वेरी वेरी पावरफुल बेस। ये H को निकाल करके ये CH3H यानी मीथेन बनाता है, OH माइनस वापस निकलता है। और देखो मैंने इस रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिवर्सिबिलिटी दिया है। इस रिवर्सिबल चीज को आगे अगर आपको बढ़ाना है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करेंगे। हम किसी एक प्रोडक्ट को गायब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन हो रहा है। तो यहां रोल बेसिस का कई तरीके से, इस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि CH3 माइनस बना तो ये CO2 से वापस रिएक्ट करके पीछे आ सकता है, लेकिन अगर आप CO2 निकालते जाओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से। एंड लास्ट में तो आपको मालूम है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज हाईली इरिवर्सिबल। कार्बन पे नेगेटिव मतलब सरदर्द हो गया बहुत बड़ा। अब आपसे कल के डेट में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ भाई, आपको 3 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा ना, आपसे पूछेगा सोडा लाइम में सबसे बढ़िया तरीके से, यानी सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा सोडा लाइम में। अब देखते हैं किसका दिमाग काम कर रहा है भाई, बताइए। इन सभी में सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे फास्ट सोडा लाइम, NaOH एंड CaO, इनमें अगर रिएक्शन कराना है, इसका रेट R1 है, इसका R2, इसका R3, कौन ज्यादा फास्ट होगा? R1, R2, R3। तो ये आंसर वही कर पाएगा जो इसमें देख रहा हो सबसे स्लो स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? कार्बन आयन। जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल वो फास्ट रिएक्ट करेगा, जल्दी जल्दी बनेगा कार्बन आयन। जिसका कार्बन आयन कम स्टेबल, तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कार्बन आयन स्टेबिलिटी का है, बट इस तरह से लिख के आ गया तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। कार्बन आयन इसमें कहीं दिख रहा है कार्बन आयन बन रहा है, तो जो मैकेनिज्म बच्चे जानते हैं उनको मालूम है कि कार्बन आयन यहां बन रहा है, तो वो उस हिसाब से आंसर करेंगे। और यही मान लो इसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा होता तो आंसर क्या होता? ठीक उल्टा, कार्बन आयन में आंसर क्या आएगा? आपको मालूम है CH3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 माइनस, एंड दिस इज इवन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। अरे बोलो भाई, अभी टेस्ट में ही क्वेश्चन पूछा था ये कार्बन आयन। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो कार्बन आयन जहां बन रहा है वो फास्ट होगा रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कार्बन आयन का। सो आंसर क्या होगा? R1 ग्रेटर देन
समझ गए? तो मैकेनिज्म लिख लेना। की पॉइंट क्या लिखोगे? की पॉइंट क्या लिखोगे? इन द, ये बहुत स्लो है, स्लो, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। इन स्लो स्टेप कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। बोलो। नहीं, रेट हमेशा स्लो स्टेप से। अब वो देखो कैसे, ऐसे समझो। देखो ये भी एक जेन्युइन सा पॉइंट है कि सर इसमें तो कई सारे स्टेप हो रहे हैं। पहला वाला बहुत फास्ट है, सेकंड वाला स्लो एंड, फिर ये भी और फास्ट है, ये भी फास्ट, ये बहुत फास्ट होता है बेटा, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, यही स्लो एंड रिवर्सिबल है। तो मैं रेट को इस स्टेप से क्यों देख रहा हूं, उसके पीछे रीजन समझो। तो ऐसे समझते हैं, मान लो आपको प्रोडक्ट बनाना है एक पेन का, ये मार्कर का। आपने दो फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। एक फैक्ट्री इसकी बॉडी बनाती है, बॉडी एंड कैप, और दूसरा इंक। इंक बनाना ज्यादा आसान प्रोसेस है, उसमें स्लरी वगैरह मिक्स करके फटाफट ये कर दिए, पता चला 5000 पेन 10,000 पेन का एक ही बंदा खड़े होकर के बना ले रहा है। दूसरे साइड फैक्ट्री वाले में जहां पे ये बनाना है, लोगों की लगी पड़ी है, बन नहीं पा रहा है उनसे अच्छे से। अरे बात समझ में? तो पता चला कि इसका प्रोडक्शन पर डे का 10,000 का हो रहा है, इंक का 50,000 का हो रहा है, तो कितने पेन बनेंगे टोटल? 10,000 ही बनेंगे। अरे भाई जितनी बॉडी बनी उतने इंक ज्यादा रख करके भी क्या करोगे? तो ये फास्ट भी होके क्या करेगा अगर यहीं पे, समझ गए ना? और ऐसे सोचो ना यार, गाड़ियों का जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, वो जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहीं से खराब हो जाता है। तो वही तो उसके लिए रेट डिटरमाइनिंग जैसा स्टेप होगा कि कितना जल्दी वो पहुंचने वाला है पॉइंट ए से पॉइंट बी। बीच में तुम उसको पता चला 500 गाड़ियां हैं, इतना बड़ा चौड़ा रास्ता दे दिए, सब इकट्ठे निकल गए, और एक जगह ऐसा एक ही गाड़ी जा सकता है, तो फिर स्पीड ऑफ द होल थिंग विल बी डिसाइडेड बाय दैट नैरो पाथ। तो यहां पे भी वही कहानी है बेटा, जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो सबसे स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे स्लो कौन सा है? ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ बोलो। हाँ आएगा ना वो चैन। अच्छा ये बोल रहे हो, तो वो तो यार हाँ वो चैन आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बेस चाहिए भी है, बेस तो हमें चाहिए भी, बेस तो हमें चाहिए भी, तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, उसको तो मैंने ऑलरेडी रख रखा है ना ऑन टॉप। सो की पॉइंट क्या है बेटा? इन दिस रिएक्शन कार्बन एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। इन दिस रिएक्शन कार्बन एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। लिख लिया सभी ने? कार्बन एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और अगला पॉइंट क्या है? ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, उसका रेट फास्ट होगा। मोर स्टेबल कार्बन आयन, फास्टर विल बी द रिएक्शन। और वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये क्वेश्चन आपको करके आना है बेटा, आ जाओगे? बोलो। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं बेटा।